हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो कैसे हो गाइज आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। सो दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लास्ट क्लास में अपने जो प्रैक्टिस मॉक के साइट पे ये जो फ्री मॉक है उसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे करवा रहे थे, जिसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए थे, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच गए थे। तो हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम उसी क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि कितने जो क्वेश्चन बच गए उसके सोल्यूशन को आज हम वापस से आगे चेक करेंगे। तो ये आपको जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट आपको जो प्रैक्टिस मॉक पे एसएससी जेईई की जो टेस्ट सीरीज है उसमें से जो पहला मॉक है वो पहला मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम लोग उसी का सोल्यूशन देख रहे थे। ठीक है, तो आपको इस टेस्ट सीरीज पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो प्रैक्टिस मॉक पे लॉगिन करना पड़ेगा और उसके लिए अगर आप जाओगे डैशबोर्ड पे, आपको डैशबोर्ड पे ये सारे एग्जाम्स देखने को मिल जाएंगे किसके, इंजीनियरिंग सेक्शन के। तो इंजीनियरिंग सेक्शन में आपको ये एग्जाम देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या करना है, आपको एसएससी जेईई वाले सेक्शन में आना है और ये टेस्ट सीरीज में जो पहला मॉक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर पेपर भी है जिसका सोल्यूशन वहां पे दिया गया है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले ये प्रीवियस ईयर पेपर और ये जो फ्री मॉक है आपको इसको अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट के साथ साथ आपको उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है वहां पे उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी और इंफॉर्मेशन या जितने भी और नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे वहां पे मेंशन है। तो अगर आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ढंग से एक्सप्लेनेशन को अच्छे से एनालिसिस करके आप चेक कर लिए तो इसके बाहर मैं मानता हूं कि कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं आपके एग्जाम में। तो ये एक काम आपको जरूर करना है। दूसरी बात, अगर आप इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा मैकेनिकल वालों के 399 में। और उसके साथ साथ अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो गेट पे अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है। गेट के सारे टेस्ट सीरीज पे, चाहे वो सिविल का हो चाहे वो मैकेनिकल का हो। तो अगर आप गेट के लिए, गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी से जरूरी है कि आप गेट की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। और वहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा देखने को, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा, मिक्स टेस्ट मिल जाएगा, बाकी आपको मॉक लास्ट में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारे काम आपको करने हैं। बाकी आप देखो लो, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। बाकी आप देखो एसएससी जेईई के सिविल वाले सेक्शन पे आना है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको तीनों चीज मिलेगा। पेपर 1, ठीक है, अभी हम लोग जो पहला पेपर है, पहला सीबीटी है, उसके पेपर यहाँ पे मिलेंगे। बाकी आपको प्रीवियस पेपर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो जो मॉक है, टोटल 10 नंबर ऑफ मॉक है, जिसमें पहला टेस्ट, पहला मॉक हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, सोल्यूशन चेक कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, उसी को आगे चेक करते हैं। ठीक है, उसको आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन रह गए उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 153 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन बच गया था। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन मुझे लगता हो चुका था। तो ये 152 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके टेक्निकल में टोटल 52 क्वेश्चन हो गए थे। हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन आज के क्लास में सॉल्व करने वाले। ठीक है, बाकी आप देखना यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत ढंग से दिया गया है। ठीक है, अगर आप पेपर को सॉल्व करोगे तो मेरा मानना है कि आप एक्सप्लेनेशन देख के खुद ब खुद चीजों को आसानी से समझ सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद भी किसी भी सोल्यूशन में डाउट है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरीके से सोल्यूशन यहाँ पे आपके लिए लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये कि व्हेन स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो बिकम 0 देन, आपसे ये बोला जा रहा है कि ट्रैफिक फ्लो में अगर आपका स्पीड, अगर व्हीकल्स का स्पीड 0 हो जा रहा है तो उस केस में क्या कंडीशन मिलेगा, किसके बारे में, डेंसिटी पूछा जाएगा, ट्रैफिक डेंसिटी क्या होगा और ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होगा, दो चीजों के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप एक बात सोचो कि अगर स्पीड 0 हो जा रहा है, इसका मतलब रोड पे जाम कंडीशन बन रहा है। कौन सा कंडीशन, जाम हो जा रहा है, रोड पे जाम कंडीशन बन रहा है। और जाम कंडीशन में जो डेंसिटी होती है वो किसका, जैम डेंसिटी के बराबर होता है। और जैम डेंसिटी के बराबर होने का मतलब है कि व्हीकल, जितने भी रोड पे जितने भी व्हीकल्स है वो रेस्ट कंडीशन में। अगर रोड पे सारे व्हीकल्स रेस्ट कंडीशन पे, दैट मींस उसकी जो डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम डेंसिटी के बराबर होगा, जो कि जैम डेंसिटी के बराबर होगा। और वहां पे जो ट्रैफिक फ्लो होगा, अब ट्रैफिक फ्लो होगा, जो ट्रैफिक वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा, क्योंकि फ्लो तो हो ही नहीं रहा है, ट्रैफिक फ्लो अब नहीं हो रहा है, इसका मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। तो इस बात को आप यहां से समझ सकते हो। अदरवाइज आप एक काम करो, जो कि आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके पास ट्रैफिक इंजीनियरिंग में 3 कर्व, आपके पास 3 कर्व बन के आते हैं और ये तीनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप एक बार उस चीज को ध्यान देना कि आपको 3 कौन से ग्राफ आपको एग्जाम में एकदम याद ही होने चाहिए। तो आपके पास देखो पहला ग्राफ ये 3 ग्राफ को तो आपको एग्जाम में एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। तो एक बार आप देखो इस ग्राफ से,
अगर इस बात को हम ग्राफ से भी समझना चाहे तो आप समझ सकते हो। पहला ग्राफ अगर देखा जाए तो पहला ग्राफ जो होगा वो स्पीड वर्सेज डेंसिटी का है, ठीक है। पहला ग्राफ स्पीड वर्सेज डेंसिटी का है, और जो दूसरा ग्राफ है वो किसके ग्राफ है, वो क्या है, वॉल्यूम वर्सेज डेंसिटी का ग्राफ है। और जो तीसरा ग्राफ है वो किसके बीच का है, अगेन वेलोसिटी वर्सेज ट्रैफिक का, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ है। ये तीन ग्राफ आपको ध्यान होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो जो पहला ग्राफ है वो क्या है, अगर हम बात करें स्पीड वर्सेज डेंसिटी की ग्राफ, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन के आता है, ये ग्राफ बनता है। दूसरा अगर हम बात करें किसका, ट्रैफिक वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच का ग्राफ, तो वो ग्राफ ये बन के आता है। और जो चौथा ग्राफ बनता है किसके बीच, स्पीड वर्सेज किसका ग्राफ है ये, ठीक है। ठीक है, ये स्पीड वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ है। तो ये तीन ग्राफ आपको ध्यान होना चाहिए। आप एक चीज देखना, अगर आप इसके, अगर एक बात और ध्यान लो, इसका जो इक्वेशन होता है ये v इक्वल टू कितना होता है, वीजे इंटू 1 माइनस के अपॉन के जी, ठीक है। और आपको पता है क्या है, आपके एक इक्वेशन और पता होगा, q बराबर के इंटू वी होता है, q बराबर के इंटू वी होता है। तो ये दो इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इन दो इक्वेशन के हेल्प से ये तीन ग्राफ बनता है, ठीक है। इन दो इक्वेशन के हेल्प से ये तीन ग्राफ बनता है कि पहला जो ग्राफ है वो वेलोसिटी वर्सेज डेंसिटी के बीच का ग्राफ है, जो क्या है, जो एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर ग्राफ है। आपको ये ग्राफ ध्यान रखना। दूसरा देखो, आपको ये ध्यान रखना होगा किस एक्सिस पे क्या मेंशन है। तो आप एक चीज चेक करना कि हमको ग्राफ इसी तरीके से ड्रॉ करना कि तीनों ग्राफ हमको एक साथ ध्यान हो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है, कभी कभी एग्जाम में ग्राफ दे देगा और ये पूछ लेगा कौन सा ग्राफ ट्रू है। आपसे ये पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि वॉल्यूम वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ दे देगा, ठीक है, और ये पूछेगा कि वॉल्यूम वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ बताना है, आपको चार ऑप्शन दे देगा और चार ऑप्शन में ये ऑप्शन दे देगा, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा, यहाँ पे वॉल्यूम क्यू को यहाँ पे लिख देगा और के को यहाँ पे लिख देगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा ग्राफ सही है। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि आप एक चीज ध्यान रखो, ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेलोसिटी होता है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी होता है किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। आपको क्या करना, आपको जो पहला ग्राफ ड्रॉ करना, इसी ग्राफ के ठीक सामने ड्रॉ करना है, इसी ग्राफ के ठीक सामने ड्रॉ करना है। और हम ये याद रखेंगे, जब इस ग्राफ के ठीक सामने हॉरिजॉन्टल में आप आगे बढ़ के जो नया वाला ग्राफ ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल में जो आगे वाला नया ग्राफ ड्रॉ करोगे, वहां पे ये वैल्यू सेम रखोगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ये ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में आपसे वो डायरेक्टली क्या पूछेगा कि आपसे पूछ लेगा कि आप ये बताओ कि वॉल्यूम वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ कौन सा है, या आपसे ये पूछ लेगा वेलोसिटी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ क्या है, और आपसे ऑप्शन में चार ग्राफ ड्रॉ करके दे देगा। वहां पे क्या कंफ्यूज करेगा, वहां पे कंफ्यूज ये करेगा कि आपको कभी वॉल्यूम यहाँ पे लिखेगा, क्यू की वैल्यू यहाँ पे लिखेगा वाई एक्सिस पे और के एक्स एक्सिस पे लिख देगा, या फिर कभी क्या करेगा, के को लिखेगा वाई एक्सिस पे और क्यू को लिखेगा एक्स एक्सिस पे। तो आप हो जाओगे वहां से कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज को आप ध्यान रख लो कि आपको जो पहला ग्राफ बनता है किसके बीच में, वेलोसिटी वर्सेस डेंसिटी के बीच में, वो होता है स्ट्रेट लाइन, और बाकी जो दो ग्राफ बनते हैं वो होते हैं पैराबोलिक। अब पैराबोलिक बनते तो है, लेकिन कोऑर्डिनेट में किस कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट होती है वो आप यहां से ध्यान रखो कि पहला ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे ये वेलोसिटी वर्सेस किसका, डेंसिटी का, ये आपको ध्यान होगा। और जब इसके सामने दूसरी ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें क्या रखेंगे, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, क्योंकि हम क्या करें, हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़े हैं। अब इस हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़े तो इस हॉरिजॉन्टल वैल्यू के पे जो के आ उस के को सेम रखेंगे, बाकी इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि आपके पास केवल तीन पैरामीटर है, क्या है, क्यू है, के है और वी है। इसका मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़कर जो नया ग्राफ ड्रॉ करेंगे वहां पे के को सेम रखेंगे और वी की जगह पर क्यू कर देंगे और आपका ग्राफ बन के आएगा पैराबोलिक ये, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, इस ग्राफ के वर्टिकली नीचे जाएंगे दूसरा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और यहां पे क्या करेंगे, अब आपने वर्टिकल नीचे गया तो इस वर्टिकल एक्सिस वाले क्वांटिटी को सेम रखेंगे, इस वर्टिकल एक्सिस वाले नंबर को सेम रखेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी रखेंगे, बाकी इस हॉरिजॉन्टल वाले में चेंज कर लेंगे, के जगह क्या रखेंगे, क्यू रखेंगे। इस तरीके से आप ये तीनों ग्राफ याद रख सकते हो। बाकी ये चीज आपको पता होगा, यहाँ का जो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट पे क्या होता है, वी जो होता है वो किसके बराबर होता है, Vj/2 के बराबर होता है। और यहीं से ये लाइन अगर आगे बढ़ती है तो यहाँ पे जो Q होता है ये कितना होता है, ये Q max/2 होता है, ठीक है। सॉरी, ये Q कितना, ये Q max होता है, Q कितना होता है, ये Q हो जाता है आपका Q max के बराबर, ठीक है। ये Q कितना हो जाता है, यहाँ पे ये Q हो जाएगा Q max के बराबर। और ये आप चेक कर लो, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है ये होता है V जो होता है कितना हो जाएगा, V max हो जाएगा, राइट।
तो आप एक बात समझो, आपसे ये पूछा गया था कि आप बता दो ट्रैफिक व्हेन स्पीड कितना है, व्हेन स्पीड जीरो हो जाए, जब स्पीड जीरो हो जाएगा उस टाइम पे ट्रैफिक डेंसिटी क्या होगा और ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होगा। आप चेक करो V0 कहाँ पे, इस ग्राफ पे अगर चेक करोगे तो V0 यहाँ पे, जब वेलोसिटी जीरो यहाँ पे, इसका मतलब K कितना रहा, KJ के बराबर, K कितना रहा जैम डेंसिटी के बराबर, K कितना होगा K जैम, और यही क्या हो जाएगा K की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इस ग्राफ से चेक करें, जब V0 होगा, जब V0 होगा उस टाइम पे फ्लो कितना बन रहा है, उस टाइम पे फ्लो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यहाँ पे जब V0 हो रहा है उस टाइम पे Q क्या हो रहा है, Q0 हो रहा है। और इस ग्राफ से आप चेक कर सकते हो कि जब V0 हो रहा है यहाँ पे तो K क्या हो रहा है, KJ के बराबर होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन से होगा क्या होगा कि जब ट्रैफिक डेंसिटी अटेंड्स मैक्सिमम वैल्यू, ट्रैफिक डेंसिटी अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है और बट ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम जीरो, ट्रैफिक वॉल्यूम कितना जीरो हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी पार्ट होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये तीनों ग्राफ है, ये तीनों ग्राफ को आपको अलग से ध्यान रखना है। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको होगा बी पार्ट, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो बी पार्ट होगा। बाकी ये सारी चीजें, ये ग्राफ आपको यहाँ पे मेंशन, आप ये ग्राफ आप यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। 3 ग्राफ बनता है, एक और ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस डेंसिटी का, आप उसको भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सिंपल सवाल है, इसमें भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। किसका क्वेश्चन है, रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ टार फॉर द ग्राउटिंग पर्पस इज, पूछा जा रहा है कि ग्राउटिंग पर्पस के लिए जो हम टार यूज करते हैं वो किस ग्रेड का टार होना चाहिए। तो आप ध्यान दो, सबसे पहले आपके पास टोटल 5 ग्रेड के टार होते हैं, जिसमें क्या होता है 5 ग्रेड के टार होते हैं, RT1 RT2 से लेके RT5 तक। तो 5 ग्रेड के टार होते हैं, जिसमें से RT5 जो होता है, RT5 को जो टार होता है उसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा निकल कर आती है, और RT5 को ही हम यूज करते हैं कहाँ पे, ग्राउटिंग पर्पस के लिए। तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके पास टोटल 5 नंबर ऑफ ग्रेड के टार है, जिसमें से कौन से RT1 से लेके RT5 तक। और ये जो ग्रेडिंग है किसके बेसिस पे, ये ग्रेडिंग विस्कोसिटी के बेसिस पे है, जिसमें RT1 की विस्कोसिटी सबसे कम निकल के आती है और RT5 की विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होती है। ये बात हो गया। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे ग्रेड के जो टार है उसका यूजेस पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा टार यूज करते हैं। तो RT5 यूज करते हैं किसके लिए, ग्राउटिंग पर्पस के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा RT5। और आप चेक करो कि जो RT5 के अलावा जो RT1 से लेके RT4 के जो टार है उसका यूजेस कहाँ पे निकल के आता है। तो सबसे पहला बात यह ध्यान रखना, ये जो नंबरिंग है ग्रेड की, ये किसके बेसिस पे किया गया, ये ग्रेडिंग किया गया है टार के विस्कोसिटी के बेसिस पे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सबके एप्लीकेशन पता होना चाहिए। तो RT1 से लेके RT3 तक की जो ग्रेडिंग है इसका यूज निकल के आता है रोड के सरफेस ड्रेसिंग में, ठीक है, सरफेस ड्रेसिंग में हम इसका यूज निकलता है। बाकी आप देखो सरफेस ड्रेसिंग में भी हम RT1 का भी यूज करेंगे। RT1 यूज करने का मतलब है कि मुझे जो टार चाहिए, हमें जो टार चाहिए होगा उसकी विस्कोसिटी सबसे कम चाहिए होगा। तो ऐसे जगहों पे जहां पे क्या होगा, जहां पे टेम्परेचर जो होगा बहुत कम होगा, कोल्ड वेदर कंडीशन में जो हम सरफेस ड्रेसिंग करेंगे हमको विस्कोसिटी कम चाहिए होगा, ठीक है। कोल्ड वेदर कंडीशन में हमको क्या चाहिए, विस्कोसिटी कम चाहिए, ताकि हम क्या कर पाए, उस टार के साथ हम काम कर पाए। उसके लिए क्या करना होगा, कोल्ड वेदर कंडीशन में विस्कोसिटी कम चाहिए, वहां पे हम क्या करेंगे, RT1 यूज कर लेंगे। तो ये क्या होगा, द लोवेस्ट विस्कोसिटी एंड इज यूज्ड बाय द सरफेस पेंटिंग अंडर एक्सेप्शनली कोल्ड वेदर कंडीशन। तो कोल्ड वेदर कंडीशन में अगर आपको सरफेस ड्रेसिंग करनी है तो उसके लिए क्या करोगे, RT1। और RT2 और RT3 ये भी किसके लिए यूज करते हैं, सरफेस ड्रेसिंग में। RT2 कहाँ पे, नॉर्मल इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर अपने इंडिया में जो नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन है वहां पे क्या होता है, RT2 यूज करते हैं। बाकी आप RT3 देख सकते हो कहाँ पे, फॉर द सरफेस ड्रेसिंग यूज कर सकते हो। और कहाँ पे, फॉर द सरफेस ड्रेसिंग एंड रिन्यूअल कोट, कहाँ पे, सरफेस ड्रेसिंग एंड, तो ये हो गया सरफेस ड्रेसिंग में यूज कर सकते हैं। रिन्यूअल कोट में यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिन्यूअल कोट में यूज कर सकते हैं। एंड प्रीमिक्सिंग चिप्स फॉर द टॉप कोर्स एंड लाइट कारपेट, तो यहाँ पे RT3 यूज कर सकते हो। बाकी आप RT4 का चेक करो, प्री मिक्सिंग टार मैकेडम इन बेस कोर्स में जो टार मैकेडम की प्री मिक्सिंग करनी होती है उसमें जो हम टार यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, RT4 यूज करते हैं। ये सारे यूजेज आपको पता होने चाहिए, यही क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इसके बाहर नहीं पूछेगा। कि सबसे पहली बात, ये जो ग्रेडिंग है किसके बेस पे, विस्कोसिटी के बेस पे। और विस्कोसिटी क्या लगातार बढ़ती जा रही है RT1 से लेकर RT5 तक। और बाकी आप RT5 का पूछेगा किसके लिए, ग्राउटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। ग्राउटिंग पर्पस में कौन सा यूज करेंगे, RT5 यूज करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया किसका, आपका टार पे हो गया, टार के ग्रेडिंग हो गया। अगला क्वेश्चन चेक करते क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया फिश बोल्ट आर मेड ऑफ। जो फिश बोल्ट होता है, फिश बोल्ट कहां पे यूज करते हैं, तो फिश बोल्ट यूज कहां पे करते हैं, पहले एक बात ये समझो, जो रेल होती है, जो रेल को ज्वाइंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिश प्लेट यूज करते हैं। रेल को ज्वाइंट करने के लिए जो प्लेट्स हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिश प्लेट बोलते हैं। और इस प्लेट को ज्वाइंट बनाने के लिए क्या करते हैं,
कितने टोटल 4 नंबर ऑफ बोल्ट यूज करते हैं, टोटल 4 बोल्ट यूज करते हैं और इस बोल्ट को हम क्या बोलते हैं, फिश बोल्ट बोलते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जो हम दो रेल सेक्शन को ज्वाइंट करने के लिए जो प्लेट यूज करते हैं उस प्लेट का नाम क्या है, उस प्लेट का नाम फिश प्लेट है, ठीक है। और उस बोल्ट का क्या नाम है, जिस बोल्ट से हम क्या करते हैं, उसकी बोल्टिंग करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसमें जब हम दो रेल सेक्शन को आपस में ऐड कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो बोल्ट यूज करते हैं उसको फिश बोल्ट बोलते हैं। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो फिश बोल्ट है वो फिश बोल्ट किस मटेरियल का बना होता है, तो वो बना होता है हाई कार्बन स्टील का, ठीक है। किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। दूसरी बात, टोटल कितने नंबर ऑफ बोल्ट यूज होते हैं किसमें, दो रेल कनेक्शन को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए, किससे, फिश प्लेट से। तो टोटल 4 नंबर ऑफ बोल्ट यूज होते हैं। तो ये सारी बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि टोटल कितने बोल्ट यूज होते हैं। पहली बात ये हो गया कि जो बोल्ट जो बना होता है वो किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि टोटल कितने बोल्ट यूज होते हैं, 4 बोल्ट यूज होते हैं, टोटल 4 बोल्ट यूज होते हैं, ठीक है। और जो लेंथ होता है एक बोल्ट का, ठीक है, लेंथ ऑफ ईच फिश प्लेट, जो प्लेट होती है उसकी जो लेंथ होती है वो कितना होता है, 45.72 सेंटीमीटर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये हो गया कि जो रेल को हम रेल में जो हम कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसके हेल्प से, फिश प्लेट की हेल्प से, और उसमें टोटल 4 नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करते हैं, किसका, जो बना होता है हाई कार्बन स्टील का। अगला क्वेश्चन चेक करते क्या है, ये क्वेश्चन हो गया रेलवे का, किसका, फिश बोल्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द ब्रिक इन विच द कॉर्नर इज कट टू गेट हाफ हेडर एंड हाफ स्ट्रेचर, क्या होता है, किंग क्लोजर होता है। सिंपल सवाल है, किंग क्लोजर। क्या दिया गया कि अगर आप ब्रिक को कुछ इस तरीके से कट करोगे कि उसका एक हाफ क्या बचे, एक हाफ हेडर बचे और एक हाफ स्ट्रेचर बचे, तो उस केस में जैसे मान लो आपके पास, आप ये चेक करना, ठीक है, आपके पास ये टोटल इतने टाइप के क्लोजर और बैट्स होते हैं जिसपे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये क्या, कितने तरीके से आप ब्रिक को कट कर सकते हो। उसके बेसिस पे आपको इतने सारे आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। जो पहला है क्या, ठीक है, अगर आप ब्रिक को अलोंग द लेंथ, अगर आपके पास जो ब्रिक है, अगर उस ब्रिक को अलोंग द लेंथ कट कर दोगे, अलोंग द लेंथ कट करोगे, किसमें, हाफ ब्रिक में, अलोंग द लेंथ अगर हाफ ब्रिक में इस ब्रिक को कट करते हो तो यहाँ पे जो बन के आता है, ये जो आपको जो सेक्शन मिलेगा, जो ब्रिक मिलेगा, हाफ ब्रिक, इस हाफ ब्रिक को क्या बोलेंगे, क्वीन क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कि अगर क्वीन क्लोजर ये हो गया क्वीन क्लोजर हाफ, अगर आप क्या किया, एक पूरे ब्रिक को आधे से अलोंग द लेंथ कट करते हो तो क्या बनता है, क्वीन क्लोजर हाफ बनता है। अगर क्या करोगे, इसी क्वीन क्लोजर हाफ को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो ये जो पोर्शन बचेगा, 1/4 पोर्शन जो बचेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर क्वार्टर बोलते हैं। बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया वो किस पे पूछा गया, किंग क्लोजर पे। किंग क्लोजर में कटिंग किस तरीके से होती है, अगर आप ब्रिक को हाफ विड्थ और हाफ लेंथ के अलाउंग कट करते हो, कैसे, हाफ विड्थ, ये हो गया हाफ विड्थ, अगर आप ब्रिक को हाफ विड्थ और हाफ लेंथ के अलाउंग कट करके ये कॉर्नर कट कर लिया, आपने ये कॉर्नर कट कर लिया, तो इसको ये जो ब्रिक बन जाएगा, ये जो बचा हुआ पोर्शन बचेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे किंग क्लोजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बीवेल्ड क्लोजर। क्या बीवेल्ड क्लोजर में ये है कि आपको लेंथ क्या करना है, आपको कटिंग कुछ इस तरीके से करना है कि आपको ये जो लेंथ है, इस लेंथ की कैंपरिंग करना है कुछ इस तरीके से कि ये जो विड्थ है वो विड्थ कितना जाए, ये अगर ये विड्थ का हाफ, ठीक है, कितना, ये W/2, ये W/2, कि आपको क्या करोगे, जो ब्रिक होगा, आपको ब्रिक का लेंथ के अलावा कैंपरिंग करना है कितने पे, W/2 पे। जो विड्थ है ब्रिक का, उसमें आधा ब्रिक आपको आधी विड्थ रखनी है और आधी विड्थ हटानी है। इस तरीके से अगर आप कुछ कैंपरिंग करते हो तो ये जो ब्रिक बन के आएगा वो क्या होगा, ये होगा बीवेल्ड क्लोजर, ये हो जाएगा बीवेल्ड क्लोजर। और आपके पास मिटरेड क्लोजर है, उसके बाद क्या है, हाफ बेड कब होगा, अगर आप क्या करोगे, ब्रिक को कट करोगे अलोंग द विड्थ अगर कट कर रहे हो ब्रिक को, तो क्या बनेगा, बैट बनेगा। और बैट में अगर हाफ बैट हो जाएगा, ये 3/4 बैट हो जाएगा। अगर आपने 1/4 ब्रिक को हटाया है और 3/4 ब्रिक बचा है, इसमें क्या हो जाएगा, 3/4 बैट बचेगा और ये हो जाएगा बीवेल्ड बैट हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी बातें आपको यहाँ पे मेंशन है, किस तरीके से आपको ब्रिक को कट करना और किस केस में कौन सा शेप बनेगा, वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। कि क्वीन क्लोजर हो गया, क्वीन क्लोजर क्वार्टर हो गया, किंग क्लोजर हो गया, बीवेल्ड क्लोजर हो गया, मिटरेड क्लोजर हो गया, हाफ बैट हो गया, 3/4 बैट हो गया, बीवेल्ड बैट हो गया। ये सारा बस यहाँ पे मेंशन है किस तरीके से आपको ब्रिक को कट करना, ये सारी इमेज आपको यहाँ पे दिखा दी गई है, ठीक है। तो आप देखो इसी तरीके से आपको पढ़ना है कि आप क्या करो, जैसे ही आपके पास किंग क्लोजर पे क्वेश्चन आया, मैंने आपको क्या किया, आपको सारे क्लोजर्स और सारे बैट्स एक ही जगह पे दिखा दिया कि अब कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि ये चीजें भूली हुई है तो आप यहाँ से आपका रिवीजन यहाँ से खुद ब खुद हो जाएगा।
अगर आप इसके सोल्यूशन को चेक करोगे तो आपका रिवीजन भी साथ में होते चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप चेक करना क्या है। ठीक है, ब्रिक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चेक करना क्या है। द शेप ऑफ द ब्रिक गेट डिफॉर्म्ड ड्यू टू द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक, दिस डिफेक्ट इज नोन एज। आपसे ये बोला जा रहा है कि आपका जो हॉट ब्रिक है ना, उस ब्रिक पे अगर रेन फॉल हो रहा है, ठीक है, अगर रेन वाटर फॉल कर रहा है तो उसमें कुछ क्या होगा, वो जो ब्रिक का शेप है वो उस शेप क्या करेगा, कुछ डिफेक्ट कर जाएगा। तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उस डिफेक्ट को क्या करेंगे, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, चप्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी अभी ब्रिक प्रिपेयर करा है और उस ब्रिक पे रेन वाटर फॉल कर जाए तो उसका जो शेप है वो शेप डिफॉर्म कर जाएगा, और उस डिफॉर्मेशन, उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, चप्स बोलते हैं। और ब्रिक में कितने सारे डिफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इतने डिफेक्ट्स हैं ब्रिक में, टोटल 10 नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं जो आपको याद रखने, और इन्हीं 10 से अगर डिफेक्ट्स पे, ब्रिक के डिफेक्ट्स पे अगर क्वेश्चन बनता है, इन्हीं 10 में से बन जाएगा। और ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है कि अंडर बर्निंग ब्रिक क्या होगा, ओवर बर्निंग ब्रिक क्या होगा, अंडर बर्निंग ब्रिक क्या होगा, ओवर बर्निंग ब्रिक क्या होगा, ब्लोटिंग क्या होगा। ठीक है, ब्लोटिंग आप ये ध्यान रखना कि जो ब्लोटिंग होता है वो किसकी वजह से होता है, एक्सेस ऑफ कार्बोनेशियस मैटर और सल्फर। ब्लोटिंग कब अगर करता है, ब्लोटिंग किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर। ठीक, इसकी वजह से ब्लोटिंग होती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना, आप की पॉइंट पकड़ो सारों का, सारे डिफेक्ट्स अगर आप की पॉइंट, क्योंकि देखो आपको डिफेक्ट्स कहां पे याद रखने हैं, आपको डिफेक्ट्स याद रखने हैं ब्रिक में भी, फिर आपको डिफेक्ट्स याद रखने टिम्बर में भी, फिर पेंट में भी आपको डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, कंक्रीट में आपको डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सारे जगह आपको डिफेक्ट्स मिलेंगे। तो क्या करना, सबसे पहले आप ये चीज ध्यान देखो, बीएमसी में जितने भी कंपाउंड्स है, सारे कंपाउंड में, चाहे कंक्रीट हो गया, ब्रिक हो गया, टिम्बर हो गया, पेंट हो गया, सारे में आपको कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हर डिफेक्ट्स का नाम अलग है, सबका रीजन अलग है, आपको ये सारी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सारे डिफेक्ट्स में कुछ कुछ की पॉइंट पकड़ के चलेंगे। जैसे ब्लोटिंग है, ब्लोटिंग आपसे अगर पूछा तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपको ब्लोटिंग दिखे, आपको ऑप्शन में दिखना चाहिए कार्बोनेशियस मैटर या फिर सल्फर। तो जो ब्लोटिंग होती है किसकी वजह से होती है, एक्सेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेशियस मैटर और सल्फर की वजह से होती है। ब्लैक कोर किसकी वजह से होगा, अब ये ध्यान दो कि अगर व्हेन ब्रिक क्ले कंटेन बिटुमिनस मैटर और कार्बन। ठीक है, आप देखो जैसे ब्लैक कोर की बात करें, आप ध्यान दो कुछ ब्लैक कलर का कोई कंपाउंड अगर ब्रिक में रहता है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लैक कोर हो सकता है। इसका मतलब ब्लैक कोर किसकी वजह से होता है, या तो बिटुमिनस मैटर बच जाए, ब्रिक के अंदर में कुछ बिटुमिनस मैटर हो, या फिर क्या हो, कार्बन हो। तो कार्बन की वजह से या फिर बिटुमिनस मैटर की वजह से क्या होता है, ब्लैक कोर हो जाता है। और नॉट कंप्लीटली रिमूव बाय ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन के, ये ऑक्सीडेशन से क्या होता है, रिमूव होता नहीं है। और क्या हो जाएगा, ब्रिक क्या हो जाएगा, ब्रिक की इन प्रॉपर बर्निंग की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, ब्रिक रिजल्ट इन ब्लैक कोर मेनली ऑफ द इम्प्रॉपर बर्निंग। किसकी वजह से होता है, ये ध्यान रखना, ब्लैक कोर किसकी वजह से होता है, अगर आपकी बर्निंग प्रॉपर नहीं हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। बाकी अगला पॉइंट एफ्लोरेसेंस, आप सभी को पता होगा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज की प्रेजेंस से क्या होता है, एफ्लोरेसेंस होता है। चप्स मैंने आपको बता ही दिया, क्या रेन ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ऑन दी हॉट ब्रिक पे अगर रेन वाटर फॉल कर जाता है उसकी वजह से जो ब्रिक का जो शेप में डिफॉर्मेशन आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको चप्स बोलते हैं। बाकी दो चीज आप ध्यान देना लास्ट में। फिर उसके बाद क्या हो गया, चेक्स हो गए। चेक्स भी आपको ध्यान रखना है, दीज आर द बिकॉज ऑफ लम्स ऑफ लाइम। क्या अगर ब्रिक में क्या प्रेजेंस है, लाइम प्रेजेंस है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लम्स ऑफ लाइम की वजह से क्या होता है, चेक्स होता है, फिर आप क्रैक्स बोल सकते हो। तो जब लाइम प्रेजेंस होगा क्या होगा, इसकी वजह से ब्रिक एक्सपेंड करेगा, ये लाइम की वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, ब्रिक में क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ लाइम की वजह से क्या होगा, क्रैक्स देखने को मिलेंगे। फिर स्पॉट्स है, इफ सल्फाइड इज प्रेजेंट, किसकी वजह से, सल्फाइड की वजह से, if sulfide is present in the brick it cause dark surface spots on the brick। ठीक है, it cause dark surface spots on the brick which reduce the aesthetic value। ठीक है, अगर ब्रिक पे डार्क कलर के स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, किसकी वजह से मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं किसके प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, किसके वजह, सल्फाइड की वजह से। इसका मतलब अगर ब्रिक में सल्फाइड प्रेजेंस है तो आपको ब्लैक कलर के स्पॉट्स ब्रिक पे देखने को मिलेंगे। तो आपको समझ जाना है कि क्या उसमें क्या प्रेजेंस है, सल्फाइड प्रेजेंस है। लास्ट में जो बचता है वो ब्लिस्टर्स बचता है और लेमिनेशन बचता है। ब्लिस्टर्स कब होता है, अगर ब्रिक के मोल्डिंग के टाइम पे अगर ब्रिक के मोल्डिंग के टाइम पे कुछ एयर इंट्रैप्ट हो जाता है, किसमें, आपने जो ब्रिक मोल्ड किया और उसका जो मोल्ड है, स्टील का मोल्ड आप जिसमें ब्रिक की मोल्डिंग कर रहे हो, तो
तो ब्रिक में और मोल्डिंग के बीच में अगर कुछ एयर इंट्रैप्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्लिस्टर होता है। उसकी वजह से क्या करता है, उस डिफेक्ट की वजह से कौन सा डिफेक्ट आता है, ब्लिस्टर्स आते हैं। और लैमिनेशन क्या होता है कि अगर एयर इंट्रैप्ड हो जाए, जो ब्रिक अर्थ है, जिस सॉइल की हेल्प से आप ब्रिक बना रहे हो, उसके अगर वाइड्स के अंदर में एयर इंट्रैप्ड हो गए, उसके वाइड्स के अंदर में अगर एयर इंट्रैप्ड है, तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उस डिफेक्ट को हम लेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ब्लिस्टर और लेमिनेशन में। तो लेमिनेशन और ब्लिस्टर में दोनों में एयर इंट्रैप्ट होते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे होते हैं। ब्लिस्टर में एयर इंट्रैप्ट कब होते हैं, जब आप मोल्डिंग कर रहे होते हैं। जब मोल्डिंग कर रहे होते हैं ब्रिक की, उस टाइम पे ब्रिक आपने जो ब्रिक बना रहे हो जिस अर्थ की वजह से, और मोल्डिंग का जो वो मोल्ड है, उस मोल्ड के बीच में अगर एयर इंट्रैप्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से जो डिफेक्ट आएगा उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। और दूसरा, अगर आपने जो ब्रिक अर्थ यूज किया, जिस सॉइल के हेल्प से आप ब्रिक बना रहे हो, उस सॉइल के वाइड्स में अगर एयर इंट्रैप्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको लेमिनेशन बोलते हैं। इसके बाद कौन सा डिफेक्ट आता है, लेमिनेशन आता है। तो ब्लिस्टर क्या है, ब्रोकन ब्लिस्टर आर जनरली कॉज ऑन द सरफेस ऑफ सीवर पाइप्स, किसमें, सीवर पाइप और ड्रेन पे, ड्यू टू द एयर इंट्रैप्ट ड्यूरिंग देयर मोल्डिंग के टाइम पे जो एयर इंट्रैप्ट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। और लास्ट में लेमिनेशन क्या है, इट इज इंड्यूस्ड बाय इंट्रैप्ट एयर इन द वाइड्स ऑफ क्ले। ये क्या है, क्ले के वाइड्स में, क्या है, क्ले के वाइड्स में जो एयर इंट्रैप्ट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, लेमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो बात आपको ध्यान रखना, ब्लिस्टर क्या है, लेमिनेशन क्या है। बाकी इतने सारे डिफेक्ट्स आपको किसमें मिल जाएंगे, ब्रिक में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यही सारे डिफेक्ट्स आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे डिफेक्ट आपको टिम्बर में मिलेगा, फिर पेंट में मिलेगा, फिर कंक्रीट में मिलेगा। ये सारे डिफेक्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि डिफेक्ट्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द कंस्टिट्यूएंट इन लाइम विच रिटार्ड द स्लेकिंग एक्शन एंड इंक्रीज द रैपिडिटी ऑफ सेटिंग। आपको ये बताना है कि लाइम के जो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, इसमें से कौन सा कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिटार्डेशन ऑफ स्लेकिंग के लिए और एक्सेलरेशन ऑफ सेटिंग के लिए। ठीक है, सेटिंग के एक्सेलरेशन के, रैपिडिटी ऑफ सेटिंग और रिटार्डेशन ऑफ स्लेकिंग प्रोसेस के लिए कौन सा कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल है, तो सिलिका जो है, सिलिका क्या करता है, स्लेकिंग प्रोसेस को रिटार्ड करवाता है, और सेटिंग प्रोसेस क्या करता है, सेटिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करवाता है। तो जो सिलिका रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ सेटिंग प्रोसेस, सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्या काम करता है, अगर ये ज्यादा अमाउंट में यूज हो गया, ज्यादा अमाउंट में अगर ये प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये स्लेकिंग प्रोसेस को रिटार्ड करवा देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिलिका। तो सिलिका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, so the constituent in the lime which retard the slaking action and increase the rapidity of setting क्या हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा। बाकी ये सारे कंस्टिट्यूएंट, ये सारे कंपाउंड्स आपको लाइम स्टोन में देखने को मिल सकते हैं, और इन सारों का क्या यूज है, ठीक है, ये क्या इंपार्ट करते हैं, इन सारी बातें टेबल में मेंशन। आपको ये टेबल ध्यान से पढ़ के जाना है। देखो वही बार मैं बता रहा हूँ, आपको जितने भी आप देखो, अगर आप टोटल 10 नंबर आप मॉक देते हो, 10 नंबर ऑफ मॉक, और एक आपके पास प्रीवियस से पेपर है, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल 1100 क्वेश्चन हो गए। टेक्निकल में ये टोटल 1100 क्वेश्चन, ये टोटल 1100 डिफरेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ 1100 के साथ साथ इतने सारे इंफॉर्मेशन और कवर किए जा रहे हैं आपके। अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखोगे, की पॉइंट के फॉर्म में इतने सारे, देखो ये की पॉइंट के फॉर्म में इतने सारे इंफॉर्मेशन और कवर किए जा रहे हैं। अगर एक बार आप इतने सारे इंफॉर्मेशन से इतने सारे क्वेश्चन, अगर आप एक बार भी आप गो थ्रू हो लिए, इसका मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इसी कहीं से पूछा जाएगा, और वो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आपको ध्यान देना कि आप जितना ज्यादा, अब देखो आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप ये ट्राई करो कि ज्यादा ज्यादा मॉक अटेम्प्ट करो, और उस मॉक के हेल्प से ही आप चीजों को रिवाइज भी करो। क्योंकि आप जब मॉक दे रहे होगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ तो रखा है, लेकिन वो चीजें ध्यान नहीं आ रही हैं, या आप उस चीज को, आपकी पढ़ी हुई चीजों को आपसे जब क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाए, तो हो सकता है आप कहीं ऑप्शन देख के भी गलती कर जा रहे हो। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ में उसके एक्सप्लेनेशन का एनालिसिस करना। आपने एक बार टेस्ट दे लिया, आपको उस टेस्ट का एनालिसिस करना ढंग से, ताकि आपको ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, ये जो एक्स्ट्रा की पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन है, वो सारी बातें भी आप देख लेते हो, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। ये सारे पॉइंट गिवन, आप इसको एक बार, इस टेबल को आप एक बार ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन मॉडरेटली एक्सपोज्ड रेनफोर्स कंक्रीट विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट अप 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। आपसे ये पूछा जा रहा है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट पूछा जा रहा है, आपको एक्सपोजर कंडीशन गिवन है। तो एक्सपोजर कंडीशन क्या है, आप चेक करना।
आपसे पूछा गया मिनिमम सीमेंट कंटेंट पूछा है, और एक्सपोजर कंडीशन क्या दिया है, मॉडरेटली एक्सपोज रेनफोर्स कंक्रीट। क्या पूछा गया आपसे, ये भी मेंशन है, एक्सपोजर कंडीशन कौन सा है, मॉडरेटली एक्सपोज कंडीशन, ठीक है। और दूसरा किसके लिए पूछा जा रहा है, रेनफोर्स कंक्रीट के लिए, किसके लिए, आरसीसी के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास दो टेबल निकल के आएगा, एक आरसीसी के लिए अलग निकल के आएगा और प्लेन कंक्रीट के लिए अलग निकल के आएगा, दोनों टेबल आपको ध्यान होना चाहिए। तो जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, आरसीसी के लिए, और अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन में अलग अलग निकल के आती है। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन और मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट निकल आती है वो निकल आता है कितना, 300 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। कितना, 300 kg पर मीटर क्यूब। ये 300 जो वो माइल्ड और मॉडरेट दोनों के लिए है। उसके बाद सीवियर के लिए 320 है, वेरी सीवियर के लिए 340 है, और एक्सट्रीमली एक्सपोज कंडीशन के लिए कितना है, 360 है। ये टेबल आपको ध्यान होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि W/C रेशियो कितना होता है और ग्रेड कितना होता है। डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन में जो डिफरेंट ग्रेड क्या होते हैं, ये टेबल आपको गिवन। ये टेबल किसके लिए, आरसीसी के लिए, ठीक है। ये टेबल आरसीसी के लिए। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि आरसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड क्या है, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में। तो आपको ध्यान क्या रखना, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना कि पूछा किसके लिए जा रहा है, आरसीसी के लिए या फिर पीसीसी के लिए। जो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है। अब आरसीसी में डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो बता दो कितना होना चाहिए, मिनिमम ग्रेड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है वो बता दो, और लास्ट में W/C रेशियो बता दो। ये टेबल आपको ध्यान होना चाहिए। माइल्ड के लिए कितना निकल जाता है, तो ये जो आरसीसी के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट की रिक्वायरमेंट है वो माइल्ड और मॉडरेट दोनों में कितना निकल जाता है, 300 kg पर मीटर क्यूब निकल के आता है। ये पूरा टेबल आपको ध्यान होना चाहिए। और इसी तरीके से एक टेबल निकल के आते हैं किसके लिए, पीसीसी के लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए। आपको वो टेबल भी ध्यान होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन कुछ नया नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, लेकिन क्या ध्यान है कि आपको क्या वो सारी बातें ध्यान है। आज आरसीसी पे पूछा है, कल क्या पूछ सकता है, कल पूछ सकता है पीसीसी का, आपको एक्सपोजर कंडीशन चेंज कर देगा, या फिर आप वो क्या पूछ देगा, W/C रेशियो पूछ देगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। अगला क्वेश्चन चेक कर देंगे क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग फ्लैट्स। लेसिंग फ्लैट का सिलेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए, बहुत पॉपुलर, बहुत सिंपल सवाल है, सबको पता होगा कितना होना चाहिए, 145 होना चाहिए। लेसिंग का जो सिलेंडर रेशियो कितना, 145 होता है। तो ये होगा क्वेश्चन, इस पे सिंपल सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए यहाँ पे डाल दिया गया। बाकी आपसे लेसिंग पे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। लेसिंग का जो एंगल होना चाहिए कितना, 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में होना चाहिए। मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग प्लेट कितना होना चाहिए, 3D होना चाहिए। कितना, 3D होना चाहिए। डी क्या है, डी जो है कि डाया मतलब होल का जो डाया होल है उसका क्या है, उसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द होल का जो डायमीटर उसका डी है। तो मिनिमम विड्थ कितना हो गया, 3D हो गगया। सिंगल लेसिंग के केस में जो थिकनेस होता है, थिकनेस क्या सिंगल लेसिंग केस में अलग होगा और डबल लेसिंग केस में अलग होगा। सिंगल लेसिंग केस में कितना चाहिए, 1/40। इफेक्टिव लेंथ का कितना चाहिए, L/40 से कम नहीं होना चाहिए, किसमें, सिंगल लेसिंग के केस में। और डबल लेसिंग के केस में ये वैल्यू और कम हो सकती है, कितना नहीं होना चाहिए, L/60 से कम नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान रखो कि एक तो विड्थ हो गया, ठीक है। लेसिंग का अब देखो, लेसिंग का क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो लेसिंग केस में आप उसका सिलेंडरनेस रेशियो बता दिए 145। दूसरा एक तो आप उसका लेंथ बता दो, कितना मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, उसकी मिनिमम विड्थ बता दो और मिनिमम थिकनेस बता दो। तो जो मिनिमम विड्थ होती है वो कितना होता है, 3D होता है। और मिनिमम थिकनेस कितना होता है, L/40 और L/60। L/40 किसके केस में होता है, सिंगल लेसिंग सिस्टम में होता है। और डबल लेसिंग सिस्टम में कितना होता है, L/60 होता है। ये हो गया लेंथ, ये हो गया थिकनेस की बात। अब इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए। बोल्टेड कनेक्शन में इफेक्टिव लेंथ अलग तरीके से बताएंगे और वेल्डेड कनेक्शन में इफेक्टिव लेंथ अलग तरीके से बताएंगे। तो बोल्टेड में हो गया, सिंगल लेसिंग के लिए कितना हो गया, L हो गया, और डबल लेसिंग के लिए कितना हो गया, 0.7 L हो गया। और अगर वेल्डेड कनेक्शन में हमेशा कितना था, 0.7 × L इफेक्टिव, और L डिस्टेंस इसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन इनर एंड ऑफ द वेल्ड। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। बाकी ट्रांसफर शियर कितना होता है, 2.5% होता है एक्सियल फोर्स का। और सिंगल लेसिंग में जो फोर्स आता है वो कितना था, डबल लेसिंग जो फोर्स आता है ये कितना आता है। तो ये सारे बात आपको मेंशन, ये सारे पॉइंट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी ऐसा किस पे पूछा गया, सिलेंडरनेस रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज का। अगला क्वेश्चन चेक करो क्या है, रोल्ड स्टील इक्वल एंड अनइक्वल सेक्शंस आर डिजिग्नेटेड एज ISA। ISA मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। आपको ये जो डिजाइनिंग करते हैं, जो एंगल का जो एंगल को जो हम डिजाइन करते हैं किस पे करते हैं, लेंथ और थिकनेस ऑफ लेग पे, किस पे, उसके लेंथ और थिकनेस ऑफ लेग पे हम क्या करते हैं, इस एंगल को हम रिपोर्ट करते हैं, एंगल के साइज को, ठीक है। जैसे अगर आप बात किया जाए, अगर आपके पास
इक्वल एंगल हो गया या फिर अनइक्वल, दो केस होगा। अगर हम ISA की बात करें, आगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल में आपके पास दो एंगल मिलेगा, या तो आपको इक्वल एंगल मिले या तो फिर आपको क्या मिलेगा, अनइक्वल एंगल मिलेगा। ठीक है, इसको किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे, इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, इसकी रिपोर्टिंग करते हैं लेंथ। जैसे मान लो कोई इक्वल एंगल हो गया किसके, ये मान लो कोई इक्वल एंगल हो गया, ठीक है, मान लो तो ये लेंथ कितना 100 है और ये लेंथ 100 है और इसकी थिकनेस में मान लेता हूँ T कितना, T है 10 mm। तो इसको किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे, इसको रिपोर्ट करेंगे 100 × 100 × 10 के फॉर्म में। अगर इक्वल एंगल ऑफ 100 × 100 × 10 दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया, 100 ये लेंथ हो गया और ये 100 इसके लिए ये लेंथ है और थिकनेस कितना है 10 mm है। इसी तरीके से अगर आपके पास अनइक्वल लेंथ है, कितना, अगर आपके पास अनइक्वल लेंथ है, ये लेंथ मान लेते हैं 100 है, ये लेंथ मान लेते हैं 80 है और ये लेंथ मान लेते हैं 10 mm है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसकी रिपोर्टिंग हुई 100 × 80 × 10 mm। ठीक है, इसका मतलब ये 100 किसके लिए, इस लेंथ के लिए, ये 80 किसके लिए, इसके लिए, और ये 10 किसके लिए, इसके लिए। इसका मतलब ये हो गया कि किसके फॉर्म में लिखते हैं, हम लिखते हैं लेंथ एंड थिकनेस ऑफ लेग के फॉर्म में। ये जो अलग अलग लेग का लेंथ और थिकनेस के टर्म में इसको क्या करेंगे, इसको रिपोर्ट करेंगे। तो रोल्ड स्टील इक्वल एंड अनइक्वल सेक्शन आर डेजिग्नेटेड एज ISA फॉलोड बाय लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द लेग्स। अगले क्वेश्चन चलो, क्या है अगला क्वेश्चन देखना क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करो क्या है। तो अगले क्वेश्चन पूछा जाएगा द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ ड्राई सीमेंट मोटार रिक्वायर्ड फॉर द ब्रिक वर्क। ठीक है, देखो आपसे ये पूछा जाएगा कि अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन बता दो किसका, ड्राई सीमेंट मोटार का। जो सबसे पहली बात आपको ध्यान होनी चाहिए, आप ये ध्यान रखो कि जो अगर आपसे ड्राई किसमें पूछा, ड्राई सीमेंट मोटार की क्वांटिटी पूछा जा रहा है, किसका, आपसे ब्रिक वर्क में ड्राई सीमेंट मोटार का प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है। तो आपको जो पहला बात ध्यान होना चाहिए वो ये ध्यान होना चाहिए कि ब्रिक वर्क में अगर आपसे ड्राई सीमेंट मोटार की क्वांटिटी पूछा जा रहा है, ये होता है कितना, 1.25 टाइम्स किसका होता है, वेट मोटार का। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ड्राई सीमेंट मोटार की जो क्वांटिटी होती है वो कितना होना चाहिए, 25% ज्यादा होता है किसका, वेट सीमेंट मोटार की। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि वेट सीमेंट मोटार की क्वांटिटी कितना है, फिर उसके हेल्प से उससे क्या करोगे, उसमें 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे, उससे क्या निकल जाएगा, ड्राई सीमेंट मोटार मिल जाएगा। ठीक है, आपसे ड्राई सीमेंट मोटार की क्वांटिटी पूछा गया, तो क्या करना है, देखो सिंपल बात है, सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। और ये करना तो साथ साथ में इसको आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे। तो आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए कि कितना, कि सीमेंट मोटार किसमें, ब्रिक वर्क में कितना ड्राई सीमेंट मोटार रिक्वायर्ड होता है, 30% रिक्वायर्ड होता है। कैसे 30% आता है, ये चीज आप यहाँ पे मेंशन है कि आप देखो कि पहले आप ये बता दो कि वॉल्यूम ऑफ वेट सीमेंट मोटार बता दो कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में कितना वॉल्यूम ऑफ वेट सीमेंट मोटार रिक्वायर्ड है। मतलब क्या, 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में कितना वेट सीमेंट मोटार की रिक्वायरमेंट है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बता दो कि 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ ब्रिक यूज होते हैं। अगर हम बात करें 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ ब्रिक होते हैं, तो ये 500 होते हैं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क। अगर आपसे ये पूछा जाए 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में कितने नंबर ऑफ ब्रिक यूज होंगे, तो 500 नंबर ऑफ ब्रिक यूज होते हैं। और ये भी सवाल अपने आप में यही क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में कि सिंपल आप ये बताओ कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में कितने ब्रिक यूज होते हैं, तो 500 ब्रिक यूज होते हैं। तो ये कैसे निकलता है, ये देखो ये क्या हो गया, 1 मीटर क्यूब कितना, 1 मीटर क्यूब किसका हो गया, 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क का। और आप ये बता दो कि एक ब्रिक का साइज कितना, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है। तो एक जो ब्रिक का वॉल्यूम होता है कितना होता है, वो 0.2 × 0.1 × 0.1। और ये क्या आएगा, ये 500 नंबर ऑफ ब्रिक आएंगे विद मोटार। ठीक है, ये क्या, ये जो आपने ये जो ब्रिक का वॉल्यूम लिखा है, किसके साथ लिखा है, ब्रिक का वॉल्यूम विद मोटार। तो मोटार के साथ एक जो ब्रिक का वॉल्यूम निकल गया, कितना निकल गया, 500 नंबर ऑफ ब्रिक यूज होते हैं। अब आप ये बता दो कि अगर 500 नंबर ऑफ ब्रिक यूज हुए कितने, 1 मीटर क्यूब ऑफ किसमें, 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में, तो आपको ये बताना होगा कि कितने वेट सीमेंट मोटार यूज हुए 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, आपसे वो ये बताना कि 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में कितना वेट सीमेंट मोटार यूज हुआ। तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में टोटल कितने ब्रिक यूज हुए, 500 ब्रिक यूज हुए। इसका मतलब जो 500 ब्रिक का वॉल्यूम हुआ
वो तो ब्रिक का वॉल्यूम हो गया किसमें, 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्ग में, और जो वॉल्यूम बच गया वही किसका वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम होगा किसका, मोटार का। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर टोटल वॉल्यूम कितना 1 मीटर क्यूब, टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, उसमें 500 ब्रिक का कितना वॉल्यूम है, अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो वॉल्यूम बचेगा वही वॉल्यूम किसका होगा, वही वॉल्यूम मोटार का होगा। तो इसका मतलब जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल ब्रिक वर्क का कितना 1 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक यूज हुआ है, 500 ब्रिक यूज हुआ है। तो 1 में से अगर हम 500 इंटू एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होता है, एक ब्रिक का लेंथ कितना हो गया 0.1 मीटर, 0.19 मीटर इंटू 0.1 मीटर क्या हो गया, विड्थ हो गया इसका, और 0.1 मीटर इसका क्या हो गया, थिकनेस हो गया। इसका मतलब अगर 1 माइनस इतना हम कर देंगे, ये जो वॉल्यूम निकल के आएगा यही क्या होगा, ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क में कितना मोटार यूज हुआ उसकी वैल्यू निकल जाएगी। और कौन सा मोटार, वेट मोटार, ठीक है। तो ये निकल का था कितना 0.2305, ये निकल का था 0.2305 मीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या है, ये है कि वॉल्यूम ऑफ कौन सा मोटार, ये वॉल्यूम ऑफ मोटार है, ये वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार है। अब आपको ये बताना है कि आप क्या करोगे, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार निकाल दिए, तो आप ये बताओ कि अगर आपको ड्राई मोटार बताना है तो ड्राई मोटार कितना आप यूज किए, वो वेट मोटार से ज्यादा होता है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि आपने 10% आप एडिशनल ऐड करो किसके लिए, वेस्टेज के लिए। अगर आप ये मानते हो कि जो अगर आपने जितना वेट मोटार तैयार किया उसमें 10% वेस्टेज हो जाएगा, 10% क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको भी अपने कैलकुलेशन में अगर हम ऐड करते हैं तो एडिंग एडिशनल 10% ऑफ वेस्ट कितना जाएगा, टोटल मोटार हो जाएगा 0.25 मीटर क्यूब हो जाएगा। कैसे है, 0.23 में क्या करोगे, 0.2305 में कितना परसेंट आपने लिया, 10% लिया एडिशनल फॉर द वेस्टेज के लिए, तो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर क्यूब। अगला आप बताओ कि अगर आपसे पूछा गया, और आपको पता, हमने पहले बताया कि अगर 1 मीटर क्यूब वेट मोटार किसका होता है, 1.25 मोटार ऑफ द ड्राई मोटार, 1.25 मीटर क्यूब ऑफ द ड्राई मोटार, ठीक है। ये क्या होता है 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार। तो आपके पास कितना वेट मोटार है, 0.25 मीटर क्यूब। अगर आपके पास 0.25 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार है तो ड्राई मोटार कितना जाएगा, 0.25 इंटू 1.25। तो ये जो वैल्यू निकल गई वो निकल गई कितना, 0.3125 मतलब 31.25%, ठीक है। इस बात को आपको देखो, इसको ध्यान भी रखना पड़ेगा। आपको मैंने कैलकुलेशन दिखा दिया कि किस तरीके से कैलकुलेट होकर ये वैल्यू निकल के आती है, और आपको अप्रोक्सीमेटली 30% वैल्यू ध्यान रखना है कि अगर आप क्या कर रहे होगे कि ड्राई मोटार किसमें 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में कितना ड्राई मोटार यूज हुआ होगा, कितना होगा, 30% होता है। सिंपल बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे हो गया, अगला क्वेश्चन क्या है, अ टेंडर इज सेड टू बी इनफॉर्मल। टेंडर पे क्वेश्चन पूछा गया कि टेंडर को इनफॉर्मल कब बोलते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट है, क्या पहला पॉइंट क्या है, व्हेन इट इज नॉट सबमिटेड इन द फॉर्म सोल्ड बाय द डिपार्टमेंट। क्या होता है कि डिपार्टमेंट जब टेंडर निकाल रहा होता है तो डिपार्टमेंट एक फॉर्म भी रिलीज करता है, जिस फॉर्म में क्या करना होगा, जो टेंडर के पेपर्स होते हैं उसी फॉर्म में फिल करके टेंडर को सबमिट करना पड़ता है। अगर आप डिपार्टमेंट द्वारा निकाले गए टेंडर में फॉर्म नहीं फिल करते हो तो वो टेंडर क्या होगा, वो टेंडर इनफॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, व्हेन इट इज नॉट सबमिटेड इन द फॉर्म सोल्ड बाय डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट ने जो फॉर्म निकाला है, अगर उसके अंदर आप टेंडर डॉक्यूमेंट को फिल करके सबमिट नहीं करते हो तो आपका टेंडर इनफॉर्मल मान लिया जाएगा। अगला बी ऑप्शन क्या है, व्हेन द टेंडर इज नॉट प्रॉपरली फिल्ड इन और साइंड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अगर कॉन्ट्रैक्टर का जहां पे साइन होना है, अगर वो साइन मिसिंग है, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट को पढ़ा नहीं, प्रॉपरली साइन नहीं किया, तो वो भी क्या होगा, वो भी टेंडर क्या माना जाएगा, इनफॉर्मल माना जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ लो क्या है, व्हेन द टेंडर इज मेड कंडीशनल बाय वे ऑफ एडिंग इनडेफिनिट एंड अनसर्टेन लायबिलिटीज ऑफ द यूजुअल कैरेक्टर्स टू इट। तो क्या होगा, इस केस में भी क्या माना जाएगा, अगर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी लायबिलिटीज है, अगर वो जो भी टेंडर में जो भी मेंशन उसके अकॉर्डिंग अगर वो चीजें नहीं है तो टेंडर क्या होगा, इनफॉर्मल होगा। और अगला ऑप्शन क्या है, व्हेन इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द रिक्विजिट अर्नेस्ट मनी इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस इन द पीडब्ल्यू फॉर्म। देखो, जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जितना भी अर्नेस्ट मनी उसमें मेंशन किया गया, अगर उतना अर्नेस्ट मनी सबमिट नहीं कराया जा रहा है किसकी तरफ से, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, तो वो भी टेंडर क्या हो जाएगा, वो भी टेंडर इनफॉर्मल होगा। तो ये सारे पॉइंट होगा कि सारे केस में क्या हो जाएगा, टेंडर इनफॉर्मल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन के केस में क्या होगा, टेंडर इनफॉर्मल माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप एक बार ध्यान दे लेना,
कि टेंडर को इनफॉर्मल कब टेंडर को इनफॉर्मल बोला जाएगा। तो ये सारी बातें, ये चारों केस में टेंडर क्या होगा, इनफॉर्मल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, सेक्शन मॉडल्स पूछा गया। सेक्शन मॉडल्स क्या, सिंपल सवाल है। सेक्शन मॉडल्स कितना होता है, जेड, सेक्शन मॉडल्स क्या होगा, जेड इक्वल टू आई अपन वाई। ठीक है, आई अपन वाई होता है। और वाई क्या होता है, आप वाई ध्यान डालो, वाई क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से लेके न्यूट्रल एक्सिस से अपर फाइबर का जो अपर मोस्ट फाइबर होता है उसके बीच का डिस्टेंस ही क्या होता है, वाई होता है। तो अगर सेक्शन मॉडल्स की बात करें तो सेक्शन मॉडल्स क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू द डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द अपर मोस्ट फाइबर। ठीक है, अपर मोस्ट फाइबर का न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सो सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज, पहला क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, सही बात है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द फारथेस्ट पॉइंट, गलत बात है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस नहीं, ये गलत हो गया, स्क्वायर गलत हो गया। अगला क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। जो अपर मोस्ट फाइबर होता है उसका जो डिस्टेंस होता है कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस का, वही क्या होता है, वाई होता है। तो जेड क्या हो गया, आई अपन वाई हो गया। तो इसका आंसर क्या, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या, बी पार्ट हो गया। ठीक है, जेड क्या हो गया, आई अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस अपॉन वाई मैक्स। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। टरबाइन के स्पेसिफिक स्पीड पे क्वेश्चन है कि टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है। तो जो टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड होता है, अगर आपको पता होगा तो जो टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है, एन एस कितना होता है, एन रूट ओवर पी अपॉन एच की पावर 5/4। ठीक है, टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है कितना होता है, एन एस इक्वल टू एन रूट ओवर पी अपॉन एच की पावर 5/4। अगर यहीं पे आपसे पंप का पूछ दिया जाए, किसका, पंप का स्पेसिफिक स्पीड, अभी आपसे टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड पूछा गया, अगर आपसे पंप का स्पेसिफिक स्पीड पूछा जाए तो जो पंप की स्पेसिफिक स्पीड होगा कितना होगा, एन रूट ओवर क्यू इंटू एच की पावर 3/4। ठीक है, देखना एक बात आपको ध्यान कैसे रखना है, टरबाइन के केस में क्या करते हो, टरबाइन के केस में आप क्या, टरबाइन के केस में आउटपुट क्या होता है, तो टरबाइन के केस में जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, पावर होता है। टरबाइन हम क्या, टरबाइन हमें पावर जनरेट करके देता है। इसका मतलब फार्मूला में हमेशा क्या आएगा, पावर आएगा। स्पेसिफिक स्पीड के फार्मूला में पावर आएगा। कैसे पावर आएगा, कि टरबाइन आपको पावर जनरेट करके देता है। अगर टरबाइन आपको पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है, इसका मतलब स्पेसिफिक स्पीड के फार्मूले में यहाँ पे रूट ओवर पी आएगा, ना कि रूट ओवर क्यू आएगा। दूसरा बात ये है कि अगर हम बात करें पंप की, तो पंप हमें डिस्चार्ज निकाल देता है। पंप के केस में आउटपुट क्या मिलता है, डिस्चार्ज में निकल के आता है। इसका मतलब पंप के स्पेसिफिक स्पीड में पी ना आगे क्या आएगा, डिस्चार्ज आएगा। तो पंप का जो स्पेसिफिक स्पीड एनएस होता है, एन रूट ओवर क्यू अपन एच की पावर 3/4 होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि अगर आपको पी कितना होता है, पी होता है रो क्यू जी एच। ठीक है, रो क्यू जी एच, इसका मतलब पी क्या होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू अपन क्यू इंटू एच के। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, अगर पी की जगह पे अगर आप यहाँ पे Q इंटू एच रखोगे तो यही वैल्यू निकल जाता है कितना, एन रूट ओवर क्यू अपन एच की पावर 3/2। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि P के केस में जब NS निकालोगे, किसके केस में, टरबाइन केस में, तो आपका क्या आएगा, फार्मूले में P आएगा और यहाँ पे H की वैल्यू कितना आएगा, 5/4 आएगा, ज्यादा निकल के आएगा। और जब इसी P को आप रिप्लेस कर दोगे रो क्यू जी एस से, इसका मतलब ये जो 5/4 आ रहा था ये अब कम आएगा। बात समझना इस बात को, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सर कंफ्यूज कहाँ पे करोगे, कंफ्यूज ये करोगे कि सर आप बता दो पंप वाले केस में 5/3 था, 5/4 किस में था, पंप वाले केस में 5/4 था और 3/4 किसके केस में था। तो आप इस चीज को ऐसे ध्यान रखो। सबसे पहली बात, टरबाइन के केस में P आएगा, पंप के केस में Q आएगा। अब आपको दूसरी बात ध्यान रखना है कि P कितना होता है, रो क्यू जी एच होता है। इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू Q इंटू एच होता है। और जब P को आप Q इंटू एच रखोगे, P को जब Q इंटू एच रखोगे तो फॉर्मूला Q के टर्म में निकल के आएगा। उस Q वाले केस में क्या हो जाएगा, H की वैल्यू जो 5/4 है, 1.25 के आसपास है, वो कम निकल के आएगी। क्यों कि अब इस न्यूमरेटर में एक H और आ जाएगा और वो H क्या करेगा, इस H को कम करवाएगा। इसका मतलब कि जब हम P से Q बना रहे होंगे, जब हम फार्मूले में P से Q बना रहे होंगे, वहां पे H की वैल्यू कम आ रही होगी। तो कम कितना, 3/4 वहां पे आता है, 5/4 यहाँ पे आता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो कंफ्यूजन क्या था, अगर आप कंफ्यूजिंग पॉइंट को पहले से ही नोट कर लो कि आपको एग्जाम में आप किस किस पॉइंट पे कंफ्यूज कर सकते हो, अगर वो बात आपको पहले से पता हो ना, तो आप एग्जाम में ये गलती करोगे ही नहीं।
तो ये तो गलती यहाँ पर नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं स्पेसिफिक स्पीड, अगर आप एक बार पढ़े होगे तो आपको कहीं ना कहीं स्पेसिफिक स्पीड ये तो ध्यान रहेगा, एक में Q आता है, एक में P आता है। चलो बिल्कुल सही बात है। फिर अब आप ये बता दो, एक में एक में h की पावर 5/4 होता है और एक में h की पावर 3/4 होता है। अब किस में h की पावर 5/4, किस में h की पावर 3/4, इस बात को आप ऐसे याद रखो कि अगर ns n√p अपन h की पावर 5/4 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब फॉर्मूले में p आएगा तो नीचे h की पावर 5/4 मतलब h की पावर ज्यादा आना पड़ेगा, और जब इस फार्मूले में q आएगा तो पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया किसका, स्पेसिफिक स्पीड का। तो आप इस चीज को इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। बाकी अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो क्या पूछा गया आपसे, स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन का पूछा गया, और टरबाइन में P आता है और P के साथ पावर ज्यादा आता है, कितना था, 5/4 आता है। तो NS इक्वल टू कितना हो गया, n√p h की पावर 5/4। इसका आंसर हो गया कितना, A पार्ट हो गया। ठीक है, देखो ऑप्शन में भी गिवन है, एक बार टरबाइन में यहाँ पे P भी गिवन है, एक बार Q भी गिवन है। अब आपको पता होना चाहिए टरबाइन में P और पंप में Q। ठीक है, अब बाकी सवाल आप देखो कि आपसे टरबाइन और पंप पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम टरबाइन की बात करें तो टरबाइन में आपको पेल्टन टरबाइन मिल सकता है देखने को, फ्रांसिस टरबाइन मिल सकता है, कैप्लन और प्रोपेलर टरबाइन मिल सकता है। तो इस टेबल में और सारी बातें मेंशन है कि जो फ्रांसिस पेल्टन टरबाइन है उसका हेड कितना होना चाहिए, स्पेसिफिक स्पीड कितना होना चाहिए। तो आपको ये चीज ध्यान रखना कि जो डिफरेंट काइंड के जो टरबाइन आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्लासीफाई किए गए किस पे, स्पेसिफिक स्पीड के टर्म में, हेड के टर्म में, टाइप ऑफ फ्लो के टर्म में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस केस में कौन सा टरबाइन होगा। मतलब अगर आपसे स्पेसिफिक स्पीड दे दिया कि अगर स्पेसिफिक स्पीड 10 से 35 के बीच में, तो कौन सा टरबाइन होगा, पेल्टन टरबाइन विद सिंगल जेट, पेल्टन टरबाइन विद सिंगल जेट। अगर आपसे स्पेसिफिक स्पीड मेंशन कितना 35 से लेकर 60 के बीच में, इसका मतलब पेल्टन टरबाइन विद मल्टीपल जेट। तो ये सारा टेबल आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस केस में हेड कितना होता है, किस केस में स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है, और किस टरबाइन में कौन सा टाइप ऑफ फ्लो होता है। ये सारी बात आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा, और इन सारे पॉइंट्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करो क्या, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द कैविटेशन इज रिड्यूस्ड बाय। आपसे ये पूछा जा रहा है कि देखो कैविटेशन, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कैविटेशन होता क्या, दूसरी बात ये होना चाहिए कैविटेशन, देखो कैविटेशन टरबाइन और पंप दोनों में अगर करता है। अगर हम बात करें टरबाइन पंप के केस में, आपसे किसमें पूछा गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट पे क्या होता है, कैविटेशन अकर कर जाता है। और कैविटेशन अकर कब करता है, जब वाटर प्रेशर की वैल्यू कैविटेशन प्रेशर से कम हो जाए। जब प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाए, वेपराइजेशन प्रेशर से कम हो जाए, उस केस में आपको क्या करता है, उस केस में आपको कैविटेशन देखने को मिलता है, किसमें, सेंट्रीफ्यूगल पंप में। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आप ये बताओ कि कैविटेशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो कैविटेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे, अब क्या करना होगा, सेक्शन हेड को क्या करना होगा, सेक्शन हेड अगर कम कर देते हो तो कैविटेशन अब क्या हो जाएगा, कैविटेशन रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस होता है, आप इस चीज को देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो कैविटेशन अकर करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, कहां पे करता है, पंप के इनलेट पे करता है। ठीक है, आपको देखो आप क्या करते हो, पंप से वाटर निकाल के ले आते हो, कहीं से वाटर एक्सट्रैक्ट करते हो, कहां से, और यहाँ पे आपके पास पंप होता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पंप होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पंप होता है। और जब इस वाटर को, जब आप वाटर क्या करो, वाटर एक्सट्रैक्ट करते हो, कहाँ से, यहाँ से, इस वाटर टेबल पे क्या होता है, P बराबर कितना होता है, P ATM के बराबर होता है। P कितना होता है, P ATM के बराबर होता है। अब अगर आपको वाटर को यहाँ से निकाल के अगर आपको वाटर को यहाँ पहुँचाना है, कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पहुँचाना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ का प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, यहाँ का प्रेशर कम रखना पड़ेगा, किससे, P एटमॉस्फेरिक से, ताकि क्या कर पाए, वाटर क्या करे, हाई हेड से लो हेड की तरफ क्या करे, फ्लो करे। इसका मतलब आपको यहाँ पे जो प्रेशर रखना पड़ेगा वो कितना रखना पड़ेगा, प्रेशर जो रखना पड़ेगा वो P ATM से कम रखना पड़ेगा। प्रेशर कितना रखना पड़ेगा, P ATM से कम रखना पड़ेगा। और जब आप P ATM से प्रेशर कम रखोगे तभी जाके वाटर क्या करेगा, यहां से फ्लो करके यहां तक पहुंचेगा। लेकिन दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि सर अगर P ATM से कम करते हम क्या करें, जो वाटर है, वाटर के वेपर प्रेशर से अगर हम प्रेशर को कम कर दे, किससे कम कर दे, अगर हम प्रेशर को कम कर दे, किससे, अगर आप प्रेशर को वाटर के वेपर प्रेशर से भी कम कर दोगे तो क्या होगा, पंप में कैविटेशन हो जाएगा। पंप में क्या हो जाएगा, कैविटेशन हो जाएगा। तो इस कैविटेशन को रोकने के लिए क्या करोगे, आपको अपना प्रेशर कितना रखना पड़ेगा, आपको अपना प्रेशर रखना पड़ेगा वाटर के वेपर प्रेशर से ज्यादा। ये बातों को पता होनी चाहिए कि आपको प्रेशर P एटमॉस्फेयर से कम रखना, तभी जाके वाटर फ्लो करेगा, कहां से, हाई हेड से लो हेड की तरफ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेशर रखना पड़ेगा P ATM से कम, लेकिन आपको अपने प्रेशर को P एपराइजेशन से ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि क्या करे, वेपर में, पानी में क्या कैविटेशन ना करे। कैविटेशन अकर तभी करता है जब प्रेशर कितना हो जाए, P वेपराइजेशन से कम हो जाए।
तो इसका मतलब आपको अपना प्रेशर पीवी से ज़्यादा रखना पड़ेगा। और इस पीवी से ज़्यादा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हेड है, ठीक है, ये जो हेड है, इस हेड को क्या करना पड़ेगा, इस हेड को कम करना पड़ेगा, इस हेड को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आप जब इस हेड को कम रखोगे, इसका मतलब जो होगा, इस हेड को कम रखोगे तो ये जो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी वो पी वेपराइजेशन से कम नहीं हो पाएगी। और जब पी वेपराइजेशन से कम नहीं हो पाएगी तो कैविटेशन अकर नहीं करेगा। तो इसके चक्कर में क्या हो जाएगा कि अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको कैविटेशन रिड्यूस करवाना है तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन हेड की वैल्यू क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। देखो कहाँ पे, रिड्यूसिंग द सेक्शन हेड, सेक्शन हेड को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या, सी पार्ट। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। कैविटेशन अकर कब करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन कब होता है, ठीक है, ये सारी बात आपको यहाँ पे दी जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करना क्या, while testing a soil thread test is conducted in the field in order to find out। थ्रेड टेस्ट कब करते हैं, ठीक है, थ्रेड टेस्ट में क्वेश्चन है, आपसे ये बोला जा रहा है कि सॉइल में थ्रेड टेस्ट कब करते हैं। तो देखना, सॉइल की जब आप प्लास्टिक लिमिट टेस्ट निकालते हो, क्या सॉइल में प्लास्टिक टेस्ट जब निकालते हो, प्लास्टिक लिमिट निकालने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, थ्रेड टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ये देखो, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए प्लास्टिक लिमिट क्या होता है। तो प्लास्टिक लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसपे सॉइल किसमें, प्लास्टिक स्टेज में। इसका मतलब क्या होगा, प्लास्टिक लिमिट क्या होगा, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन द प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक स्टेज। तो प्लास्टिक स्टेज में सॉइल रहे, इसका जो मिनिमम वाटर कंटेंट है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। और प्लास्टिक लिमिट निकालने के लिए लैब में जो टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, थ्रेड टेस्ट बोलते हैं। और थ्रेड टेस्ट में हम करते क्या है, थ्रेड टेस्ट में हम ये करते हैं कि डिफरेंट वाटर कंटेंट पे, डिफरेंट वाटर कंटेंट में हम सॉइल का पेस्ट तैयार करवाते हैं। और उस सॉइल टेस्ट का हम क्या करते हैं, उस सॉइल टेस्ट को हम उस सॉइल पेस्ट से हम क्या करते हैं, सॉइल लेके क्या करते हैं, उसकी रोल करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में उसको हम रोल करते हैं। और आप देखो कि अगर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, उसको रोल करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जितने पे प्लास्टिक लिमिट, इसका आंसर क्या, अगर आपको इसको क्या करेंगे, रोल करेंगे किसमें, ठीक है, इसको रोल करेंगे कितने डायमीटर में, देखो थ्रेड ऑफ द 3.2 mm इन डायमीटर, कितना 3.2 mm डायमीटर में उस सॉइल को क्या करेंगे, उस सॉइल को रोल करेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। और अगर ये क्रम्बल करना स्टार्ट कर दे, जितने वाटर कंटेंट में जब हम 3.2 mm का थ्रेड बना रहे हैं वो उसकी क्रम्बलिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब वो टूटना शुरू कर दे, तो उसी वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। ठीक है, उसी वाटर लिमिट को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। ये कौन सा टेस्ट हो गया, जो थ्रेड टेस्ट है, थ्रेड टेस्ट किसके लिए, प्लास्टिक लिमिट के लिए। सिंपल सवाल है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, कासा ग्रांडे इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ। जो कासा ग्रांडे इक्विपमेंट होता है वो किसके लिए यूज होता है, सबको पता है कि सॉइल की लिक्विड लिमिट टेस्ट करने के लिए। किसके, सॉइल की लिक्विड लिमिट की लैबोरेटरी टेस्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर आपके पास है, आपके पास है कासा ग्रांडे इक्विपमेंट है। ठीक है, तो जो कासा ग्रांडे इक्विपमेंट से क्या चेक करते हैं, सॉइल की लिक्विड लिमिट टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि इससे किसकी प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है सॉइल। सिंपल सवाल है, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जाएगा सॉइल हो जाएगा। ठीक है, सॉइल की क्या चेक करते हैं, लिक्विड लिमिट चेक करते हैं। अब क्या प्रोसीजर, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन है कि कासा ग्रांडे इक्विपमेंट में क्या किस तरीके से आप लिक्विड लिमिट निकालते हो, ये सारी बात यहाँ पे मेंशन है। तो ये चीज आपको सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कि सैंपल कितने ग्राम का, कितना ग्राम सैंपल यूज करते हैं, पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी किसमें, कासा ग्रांडे ऑपरेटर्स में। जो किस तरीके से हम कासा ग्रांडे ऑपरेटर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट टेस्ट करते हैं, किसकी, सॉइल की। तो सवाल बस इतना था कि आपको कासा ग्रांडे इक्विपमेंट से किसकी प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, तो सॉइल की प्रॉपर्टी मेजर करते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल हो गए। अगला क्वेश्चन को जल्दी चेक करना क्या, अ टोटल स्टेशन कैन मेजर्स। सर्वे क्वेश्चन है कि टोटल स्टेशन क्या मेजर करता है। तो देखो सिंपल सवाल है, सर जो टोटल स्टेशन ये सारे चीज मेजर करता है। आप एक बात ध्यान रख लो कि ये सारा मेजरमेंट करता है, एडवांस इक्विपमेंट है। और किस तरीके से मेजरमेंट करता है, आप देखो ये हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर करके देता है, ये वर्टिकल एंगल भी मेजर करता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर करता है, ये एलिवेशन भी मेजर करता है। तो आप चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है कि टोटल स्टेशन कैन मेजर ओनली डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिकली, गलत बात है, ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल एक्यूरेटली
अगला ऑप्शन क्या, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स एंड डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल भी मेजर करेगा और साथ में ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर करेगा। तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी पार्ट। तो जो टोटल स्टेशन है वो क्या क्या मेजर कर सकता है, वो मेजर कर सकता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल एंड डिस्टेंस। और कौन सा डिस्टेंस, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्टेंस मेजर कर सकता है। तो आप इस चीज को ऐसे ध्यान रखो, जो टोटल स्टेशन है वो ऑलमोस्ट सारे मेजरमेंट निकाल के हमको देता है। ये सारे मेजरमेंट निकाल देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। और अगला क्वेश्चन चेक करना कितना हो गया, द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ टैक्योमीटर रिस्पेक्टिवली आर। आपसे ये पूछा जाएगा एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना है। तो जो एडिटिव कांस्टेंट होता है, सीधे ध्यान रखना है, जो एडिटिव कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, F+D होता है। और जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है कितना, F/I होता है। तो आंसर चेक करना कौन सा, F+D और F/I, इसमें आंसर होगा, डी पार्ट हो गया। एडिटिव कांस्टेंट F+D और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होता है, F/I। और ये आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन निकल गया था, D = कितना होता है, K × S+C। और जहां पे K क्या होता है, K होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और C क्या होता है, एडिटिव कांस्टेंट। और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होता है, F/I। और C जो कि एडिटिव कांस्टेंट है वो कितना होता है, F+I होता है, F+D होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन, टोटल अपने 70 क्वेश्चन हो गए। एक और क्लास लगेगा, एक और क्लास में हम क्या करेंगे, इस मॉक टेस्ट को फिनिश करेंगे। तो क्या करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्या करेंगे अगले क्लास में देखते हैं इसको। ठीक है, तो टोटल 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। बाकी आपको क्या करना है, इसी तरीके से मॉक की प्रैक्टिस करनी है। टोटल 10 नंबर ऑफ मॉक्स है, आप उसको क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस और इनहेंस हो जाएगी। आपको एग्जाम में जाने से पहले तक अगर आपने इस सारे क्वेश्चन को अगर आप एक बार ढंग से अटेम्प्ट कर लिए, सारे क्वेश्चन को टोटल, अगर आप 10 मॉक देते हो, अगर 10 मॉक भी अगर आप एक बार ढंग से देते हो, टोटल आपके पास 1000 क्वेश्चन निकल के आएंगे। और अगर आप 1000 क्वेश्चन में अगर सारे एक्सप्लेनेशन को ढंग से, अगर आपने सारे एक्सप्लेनेशन की एनालिसिस ढंग से कर लिए, तो आपके पास नहीं करते करते 1000 क्वेश्चन और हो जाएंगे। क्योंकि हर एक्सप्लेनेशन कुछ ना कुछ की पॉइंट्स मेंशन है। अगर आप उस सारे की पॉइंट्स को ध्यान कर लेते हो, इसका मतलब आपने कम से कम 2 से 2500 क्वेश्चन लगा ले गए हो। और क्वेश्चन जो बनने होंगे एग्जाम में वो यहीं से बन जाएंगे। जितने सारे टेबल्स यहाँ पे गिवन है, सारे टेबल्स को आप क्या करना, सारे टेबल्स को आपको रिवाइज कर लेना है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। तो यही करना है आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।